साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं के इतिहास को, जिसमें चल रहा अध्याय 13, जिसका नाम है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। जिसमें अभी तक हमने प्रमुख तौर पे महात्मा गांधी के दो सबसे प्रमुख आंदोलनों के बारे में पढ़ा। सबसे पहले तो हमने सविनय अवज्ञा, फिर हमने नमक आंदोलन। अब हम चल रहे हैं फिर से सविनय अवज्ञा के बारे में पढ़ने कि जब नमक आंदोलन का प्रभाव नहीं दिखता अंग्रेजी सरकार पर, तो उसके बाद किस प्रकार से फिर से गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करते हैं और इस आंदोलन में भारत में कौन सी अलग चेतनाएं जागती हैं, किस प्रकार का नया बदलाव आता है भारत में, ये हम चल रहे हैं समझने और जानने। चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की पुनरावृत्ति। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेकर वापस आने पर गांधी जी ने अनुभव किया कि सरकार हर क्षेत्र में गांधी इरविन समझौते की शर्तों से मुकर रही थी। सत्याग्रह हिंसात्मक दमन नीति से कुचला जा रहा था और सरकार सांप्रदायिक तत्व के विकास को प्रोत्साहन दे रही थी। नए वायसराय लॉर्ड विल्डन का दृष्टिकोण न तो कांग्रेस के प्रति और न ही गांधी के प्रति सहानुभूतिपूर्ण था। लॉर्ड विलिंगडन ने अपनी बहन को लिखे गए एक पत्र में लिखा था, यदि गांधी नहीं होता तो यह दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती। वह जो भी कदम उठाता है उसे ईश्वर की प्रेरणा का परिणाम कहता है, किंतु वास्तव में उसके पीछे एक गहरी राजनीतिक चाल होती है। देखता हूं कि अमेरिकी प्रेस उसको गजब का आदमी बताता है, किंतु सच यह है कि हम निहायत अव्यावहारिक, रहस्यवादी और अंधविश्वासी जनता के बीच रह रहे हैं जो गांधी जी की भावना मान बैठी है। तो ये कौन कह रहा है? उस समय का वायसराय अपनी बहन को पत्र में ये लिख रहा है कि इस देश की जनता अंधविश्वास पर बहुत ज्यादा भरोसा करती है, इसीलिए वो गांधी के ऊपर इतना भरोसा कर रही है और गांधी जो भी काम करता है उसे कहता है ये ईश्वर का आदेश है, ईश्वर की प्रेरणा मानकर करता है और ये भारत की जनता उन पर आंख मूंद कर भरोसा करती है, और आगे बढ़ती है। सरकार ने राष्ट्रीय गतिविधियों का दमन करने के लिए कई अध्यादेशों को जारी कर दिया था। अंततः सरकार की कठोर दमन नीति के विरोध में सविनय अवज्ञा आंदोलन को पुनः प्रारंभ करना अनिवार्य हो गया। परिणाम स्वरूप 4 जनवरी 1932 ईस्वी को यह आंदोलन पुनः आरंभ हो गया। इसी दिन गांधी जी एवं सरदार पटेल को बंदी बना लिया गया। कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया और पुलिस को आंदोलनकारियों का दमन करने के लिए विशेषाधिकार दे दिए गए। कम्युनल अवार्ड 10 अगस्त 1932। सांप्रदायिक पंचाट। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के असफल हो जाने पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडॉनल्ड ने 10 अगस्त 1932 ईस्वी को भारत की सांप्रदायिक समस्या के विषय में अपना निर्णय दिया, जिसे कम्युनल अवार्ड अथवा सांप्रदायिक पंचाट के नाम से जाना जाता है। इसके अनुसार मुसलमानों, सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियनों और महिलाओं के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था की गई। हरिजनों को अल्पमत मान लिया गया, उन्हें पृथक सीटें दे दी गई। गांधी अंबेडकर पूना पैक्ट। देखो ये पृथक निर्वाचन मंडल क्या होता है, पहले ये समझ लो। पृथक निर्वाचन मंडल वो होता है कि जिस व्यक्ति के लिए, जिस धर्म, जिस समुदाय के लिए वो सीट आरक्षित होगी, वहां पर उनके अलावा कोई और वोट डालने का अधिकार नहीं रख सकता है। मान लो मुसलमानों के लिए है सीट आरक्षित, वो सीट अगर मुसलमानों के लिए आरक्षित है तो मुसलमानों के अलावा वहां पर वोट डालने का अधिकार किसी के पास नहीं रहेगा। वहां रहने वाला ना सिख डाल पाएगा, ना हिंदू डाल पाएगा, ना ईसाई डाल पाएगा, कोई नहीं डाल पाएगा वोट। इसे कहते हैं पृथक निर्वाचन मंडल। पृथक मतलब जिसके लिए है, उसके अलावा कोई और वोट डालने का अधिकारी नहीं होता
है। इसीलिए गांधी जी ने हमेशा पृथक निर्वाचन मंडल का विरोध किया। आरक्षित निर्वाचन मंडल का उन्होंने विरोध नहीं किया। आरक्षित निर्वाचन मंडल में क्या होता है, वोट डालने का अधिकार सबको होता है, लेकिन उम्मीदवार वही बन सकता है जिसके लिए सीट आरक्षित है। उम्मीदवारी वही करेगा जिसके लिए सीट आरक्षित है, लेकिन वोट डालने का अधिकार सबको होगा। लेकिन पृथक निर्वाचन मंडल में क्या होता है, जिसके लिए सीट आरक्षित है वो ही वोट डाल सकता है, उसके अलावा कोई वोट भी नहीं डाल सकता है, जो कि सरासर एक लोकतांत्रिक देश के लिए अन्यायपूर्ण हो जाता है। समझ रहे बात? तो इसने मैकडॉनल्ड ने मुसलमानों को, सिखों को और ईसाइयों को और महिलाओं को और हरिजनों को भारत की आजादी से अलग करने के लिए ये चाल चली, जिससे कि जो गांधी जी पूरे भारत को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास ढीला पड़ जाए, वो प्रयास खोखला हो जाए। इसीलिए जब हरिजनों को पृथक निर्वाचन मंडल देने की बात हुई तो गांधी जी ने भूख हड़ताल कर दी और फिर अंबेडकर और गांधी जी के बीच में एक समझौता होता है और उस समझौते को क्या कहते हैं, पूना पैक्ट। क्या है पूना पैक्ट, सुनो ध्यान से। महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की कटु आलोचना की गई। पंचायत ने हिंदू समाज के अभिन्न अंग अछूतों को हिंदुओं से अलग प्रतिनिधि भेजने का अधिकार देकर उन्हें हिंदू समाज से पृथक कर दिया था। गांधी जी ने इसके विरोध में 20 सितंबर 1932 ईस्वी को पूना की यवर्दा जेल में ही आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। अंत में गांधी जी और अंबेडकर में एक समझौता हो गया जो पूना समझौते के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, ये याद रखना, पूना समझौता क्या है। पूना समझौते के अंतर्गत आपके अछूतों को या कहिए हरिजनों को यह अधिकार दे दिया था अंग्रेज सरकार ने कि आप अपने प्रतिनिधि का अलग से चुनाव कर सकते हैं। आप अपने आप को हिंदुओं में मत शामिल करिए, आप अपने आप को अलग साबित करके भी अपना प्रतिनिधि भेज सकते हैं। तो गांधी जी ने इसका सीधे तौर पर विरोध किया, क्योंकि यह समाज को तोड़ने वाली बात हो जाती, इसलिए गांधी जी ने इसका साफ विरोध किया। अगर भारत देखो भाई, जितना बटेगा उतना ही कमजोर होगा। लकड़ी जब तक गट्ठर में रहती है तो उसको तोड़ने की हिम्मत किसी की नहीं होती, लेकिन अलग अलग होती जाती है तो लकड़ी को तोड़ना बहुत आसान हो जाता था। इस बात को गांधी जी बहुत अच्छे से जानते थे, इसीलिए वो धर्म को दूसरे स्तर पर रख रहे थे, मानवता को सबसे ऊपर रख रहे थे। क्यों? क्योंकि धर्म के आधार पर अगर हम करेंगे तो सब बढ़ जाएंगे, लेकिन मानवता के आधार पर अगर हम सबको जोड़ेंगे तो सब जुड़ जाएंगे। तो देश की आजादी को वो धर्म की आजादी नहीं बता रहे थे, देश की आजादी को वो देश की आजादी बता रहे थे। इसीलिए वो मुसलमानों को, हिंदुओं को, हरिजनों को, सिखों को, ईसाइयों को, सबको एकजुट लेकर चलने की बात कर रहे थे। समझ में? ये है कारण। अब आप खुद ही देख लो कि अगर लकड़ी अलग अलग रहेगी तो उसको तोड़ना बहुत आसान है, उसका शोषण करना बहुत आसान है, लेकिन जब वो गट्ठर में रहती है तो उसको तोड़ना और उसको उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। समझ में आई बात? इसीलिए गांधी जी बहुत ज्यादा, इसीलिए अगर मुसलमानों कुछ एक्स्ट्रा मांगते थे तो उनको दे देते थे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर धर्म की चिंगारी बहुत जल्दी सुलग जाती थी, इसीलिए, जिससे कि वो जुटे रहे, एक साथ रहे, इसीलिए करते थे। उन्हें अपने छोटे भाई की तरह मानते थे। बड़ा भाई छोटे भाई को दे ही देता है एक्स्ट्रा। अगर वो मांगता है खाने को तो वो उसे एक्स्ट्रा दे देता है, पर बोलता है शांत रहे यार, चिल्ला मत, साथ चल, बस यही कहता है ना। तो वही मानकर गांधी जी ऐसा करते थे। लेकिन जिन्ना नाम का वो जो कीड़ा था ना, उसको बहुत चुल थी, उसको अंग्रेजों ने हवा दी और वो उड़ने लगा। अभी से स्टार्ट होगी उसकी उड़ान, सुनते चलो। हरिजन लोग कौन है? जिन्हें हम अछूत कहते हैं, उन्हें गांधी जी ने हरिजन कहा। समझ आई बात? उनको एक नया नाम दिया। समझौते की शर्तें क्या थी सुन लो। पूना समझौते की शर्तों के अनुसार अछूतों, दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त कर दिया गया। यह निश्चित हुआ कि अछूतों के लिए स्थान तो सुरक्षित किए जाएंगे, किंतु उनका निर्वाचन संयुक्त प्रणाली के आधार पर किया जाएगा। मतलब सीटें तो आरक्षित रहेंगी आपके लिए, लेकिन वोट सब डालेंगे। पहले क्या था, सिर्फ हरिजन ही लोग वोट डाल सकते थे, तो इसको मना किया गांधी जी ने। हाँ,
क्या हो गया? छोड़ो छोड़ो छोड़ो। हरिजन लोगों ने बताया तो भाई, अछूत लोग, अछूत, जिन्हें अछूत छोटी जात कहा जाता था। समझ में आई? आज भी जिन्हें कहा जाता है। समझ में आई बात? आई बात समझ में? तो उनको ही हरिजन कहा गया। अब मैं उन शब्दों को, उन जातियों के नाम नहीं ले सकता, नहीं तो मैं जातियों के नाम भी बता देता। जो SC ST में जातियां, SC में जो जातियां आती है ना, उन वो सारी की सारी जाति दलित जातियां कहलाती हैं। ST तो वो है जो वनवासी हैं, जो जंगलों में रहते हैं, उनको कहा जाता है ST, शेड्यूल्ड ट्राइब कास्ट। तो ये पढ़ने वाली बात है, ये समझने वाली बात है। तो हमारे देश में जातिवाद ने बहुत ज्यादा हमारे देश के निर्माण में बाधाएं पहुंचाई हैं, और इसके लिए ब्राह्मण जिम्मेदार हैं। इसके लिए, क्योंकि शोषण किया है उन्होंने, इनका शोषण। आप मुझे बताओ, चलो मैं बताता हूं आपको, एक उदाहरण के माध्यम से बताओ। अब मुझे बताओ, पंडित कोई भी बन सकता है? पंडित कौन बन सकता है? जो पंडित के घर में पैदा होगा वही पंडित बन सकता है। जन्म आधारित व्यवसाय है, हम लोग नहीं बन सकते। और सफाई वाले केस में भी यही है, सफाई वाला काम वही करेगा जो सफाई वाले। वहां पर चॉइस नहीं है, वहां पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, करने को कोई भी कर सकता है, लेकिन कोई करता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको छोटा काम समझा जाता है। लेकिन पंडिताई के मामले में क्या है? रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं कि इस काम को उनके अलावा कोई और नहीं कर सकता। तो क्या पंडिताई में आरक्षण नहीं है? है ना आरक्षण, कि पंडित का बेटा ही पंडित बन सकता है, उसके अलावा कोई पंडित नहीं बन सकता। समझ आई बात? तो ये जो कामों के आधार पर जो छुआछूत करी गई थी ना, इसी के कारण जातिवाद पैदा हुआ, इसी के कारण बहुत सारी चीजें पैदा हुई। इसी के कारण अंबेडकर साहब ने कहा कि हमें भी पृथक निर्वाचन मंडल चाहिए, हमारे लिए सीट भी आरक्षित हो, और हमारे प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार सिर्फ हमें होना चाहिए और किसी को नहीं होना चाहिए। सीट तो आरक्षित चाहिए ही चाहिए, उसके साथ सिर्फ हमें ही वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए और किसी को नहीं मिलना चाहिए। पर गांधी जी ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा ऐसा मत करो अंबेडकर, वो आपके लिए हम सीट आरक्षित कर देंगे कि प्रतिनिधि आपका ही खड़ा होगा, लेकिन वोट डालने का अधिकार सबको दो, क्योंकि ये फिर एक नया अन्याय हो जाएगा, ये एक नए प्रकार का शोषण हो जाएगा। समझ रहे? इससे कभी आप ये जो जातिवाद है ये समाप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे कि आप मेरी बात को मान लो। तो अंबेडकर साहब इस बात को मानते हैं और वो पृथक निर्वाचन मंडल की बात को छोड़ देते हैं और आरक्षण पर ही मान जाते हैं कि निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण कर दिया जाएगा आपकी SC और ST जातियों के लिए। ठीक है। दूसरी शर्त क्या थी? यह निश्चित हुआ कि छुआछूत के लिए अछूतों के लिए स्थान सुरक्षित किए जाएंगे, किंतु उनका निर्वाचन संयुक्त प्रणाली के आधार पर किया जाएगा। स्थानीय संस्थाओं और सार्वजनिक सेवाओं में हरिजनों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। हरिजनों को शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता देने के लिए शर्तें रखी गई। तो ये सारी शर्तें गांधी जी मान लेते हैं और अंबेडकर साहब अपनी वो शर्त छोड़ देते हैं। क्या? पृथक निर्वाचन मंडल वाली। ये याद रखना, ये पेपर में आएगा 3 नंबर का, कि अंबेडकर गांधी पूना पैक्ट क्या है और कब हुआ है, तो ये बताना है। पूना पैक्ट किनके बीच में हुआ है, तो ये बताना है। पूना पैक्ट किसके बीच में हुआ है? महात्मा गांधी और बाबा साहब अंबेडकर के बीच में हुआ है। और इस समझौते के अंतर्गत किस विषय में बात हुई है? पृथक निर्वाचन मंडल को हरिजन समाज के लिए समाप्त करने की बात हुई है। तो वो समाप्त होता है और उसके बदले ये 4 शर्तें मानी जाती हैं। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन पे आते हैं हम। अब आते हैं हम किस पे? तीसरे गोलमेज सम्मेलन पर। 17 नवंबर 1932 ईस्वी को लंदन में तीसरे गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। इंग्लैंड के मजदूर दल ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी इसमें शामिल होना स्वीकार नहीं किया। सम्मेलन में भारत के भावी संविधान के विषय में भी कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिन्हें श्वेत पत्र के व्हाइट पेपर के रूप में प्रकाशित किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन
महत्व। 14 जुलाई 1933 ईस्वी को गांधी जी ने जन आंदोलन रोक दिया, किंतु व्यक्तिगत सत्याग्रह चलता रहा। 7 अप्रैल 1934 ईस्वी को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को बिल्कुल समाप्त कर दिया। यद्यपि अकस्मात समाप्त कर दिए जाने के कारण यह आंदोलन अपने वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रहा, तथापि यह सत्य है कि इसकी असफलता में भावी सफलता के बीज निहित थे। इसने जनमानस में वह चेतना उत्पन्न की जिसने भारतीयों को स्वतंत्रता की डगर पर निरंतर आगे बढ़ते रहने की अद्भुत प्रेरणा दी। इसने भारतीयों में महान नैतिक साहस उत्पन्न किया और जनमानस से यह भय दूर कर दिया कि वे ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकने में असमर्थ नहीं थे। इसने ब्रिटिश प्रशासकों को इस तथ्य से अवगत करा दिया कि भारतीय जनता जागृत हो चुकी है और उनके साम्राज्य की जड़ों को अहिंसक साधनों से भी हिलाया जा सकता था। समझ में आ गई बात? तो इस सविनय अवज्ञा को स्थगित तो कर दिया गया, लेकिन इस सविनय अवज्ञा ने भारत की जनता में ये चेतना जगा दी कि ये जो ब्रिटिश सरकार है इसको आप बहुत आसानी से उखाड़ फेंक सकते हैं। आप इसको बहुत ही आसानी से उखाड़ फेंक सकते हैं, बस आप हिम्मत कर लीजिए। तो इस आंदोलन ने उस चेतना को जनमानस के अंदर पूरी तरीके से समाहित कर दिया। जनमानस को ये पूरी तरीके से आभास दिला दिया कि आप करना चाहोगे तो कर दोगे, आप नहीं करना चाहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन आप करना चाहोगे तो कर दोगे। इस चीज को इस सविनय अवज्ञा ने पूरी तरीके से जनमानस में निहित कर दिया। अब आते हैं 1935 ईस्वी का अधिनियम, कांग्रेस मंत्रिमंडल का निर्माण, चुनाव होता है। सुनना, 1935 ईस्वी का अधिनियम, 1935 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम साइमन कमीशन की रिपोर्ट तथा तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भारत के भावी संविधान के संबंध में किए गए कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों के आधार पर पारित किया गया था। इसके अनुसार एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों के अतिरिक्त देशी राजाओं एवं रियासतों को भी सम्मिलित किया जाना था। एक्ट में सीमित प्रतिनिधि शासन व्यवस्था का आश्वासन व्यक्त किया गया। 1935 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत फरवरी 1937 ईस्वी में प्रांतीय विधान मंडलों के लिए चुनाव हुए, जिनमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को महत्वपूर्ण सफलता मिली। जुलाई 1937 ईस्वी में 7 प्रांतों, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, मद्रास, बंबई, मध्य भारत, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के मंत्रिमंडल बने। सिंध और असम में कांग्रेस के सहयोग से मंत्रिमंडल बने। केवल पंजाब और बंगाल में गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल का निर्माण हुआ। इस प्रकार 11 में से 9 प्रांतों में कांग्रेस के प्रधानमंत्री सत्ता में आए, जिन्हें ब्रिटिश गवर्नर की देखरेख में कार्य करना था। तो ये 1935 के अधिनियम के अंतर्गत पूरे भारत में चुनाव कराए जाते हैं, लेकिन ये बहुत ही कम लोगों को वोट डालने का अधिकार मिलता है यहाँ पर। तो चुनाव होते हैं और 11 में से 9 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनती है। 11 में से 9 प्रांतों में सरकार, किसकी सरकार बनती है? कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। ठीक है। कांग्रेस मंत्रिमंडल का के त्याग पत्र क्या है, क्यों दिया त्याग पत्र, ये भी सुनते हैं। कांग्रेस की प्रांतीय सरकारों ने लगभग 2.5 वर्ष तक शासन किया। सितंबर 1939 ईस्वी में दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। 3 सितंबर 1939 ईस्वी को इंग्लैंड ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और इसी दिन वायसराय लॉर्ड लिनथीलोगो ने बिना भारतीय नेताओं की अनुमति से भारत की ओर से युद्ध की घोषणा कर दी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यदि एक और फांसीवाद और नाजीवाद की कट्टर विरोधी थी, तो दूसरी ओर ब्रिटिश साम्राज्यवाद की भी। अंततः उसने इस घोषणा के विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की। कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख यह प्रस्ताव रखा कि भारत युद्ध में ब्रिटेन को यथासंभव पूर्ण सहायता करने के लिए तैयार है, बशर्ते कि वह युद्ध के बाद उसे स्वतंत्र कर देने की
स्पष्ट घोषणा करे, किंतु ब्रिटिश सरकार का दृष्टिकोण इस संबंध में अत्यधिक उपेक्षापूर्ण रहा। परिणाम स्वरूप 22 अक्टूबर 1939 ईस्वी को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया और विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाने के कारण भारत नहीं चाहता था कि उसका भी नुकसान हो इसमें, क्योंकि भाई हम तो बेवजह फंसते ना। हम अपनी मर्जी से थोड़ी ना युद्ध में सम्मिलित हो रहे थे, हम तो बेवजह फंसते, हमें बेवजह पीसा जाता। तो इसीलिए उन्होंने कहा, भारत के लोगों ने कहा कि ना हमें आपकी विचारधारा पसंद है ना हमें उनकी, हम आपकी मदद कर देंगे, लेकिन आपको यह स्पष्ट घोषणा करनी पड़ेगी कि इस विश्व युद्ध के बाद आप हमें आजाद कर देंगे। लेकिन वो किसी भी लिए तैयार नहीं थे। इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सभी राज्यों से अपना त्यागपत्र दे दिया कि अब हम सरकार नहीं चलाएंगे, अब हम आंदोलन करेंगे, अब हम फिर से आंदोलन करेंगे और आपको अपने देश से खदेड़ बाहर करेंगे। अब आप प्यार से नहीं देने वाले तो अब हम खदेड़ बाहर करेंगे। आप किसी भी तरीके से तैयार नहीं हो रहे तो अब हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। अब हम सब कुछ सीख भी गए हैं, अब हमें पता चल गया सरकार कैसे चलाना है, अब हम आपको खदेड़ बाहर करेंगे। अब हमारे भी सिस्टम में थोड़ी पहुंच बन गई, लोगों में हमारी भी अप्रोच बन गई है, हमारा भी सिस्टम अपना तैयार हो गया है, हमें भी पता चल गया कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या होगा। तो अब इसीलिए 2.5 साल के बाद कांग्रेस त्याग पत्र देती है, क्योंकि अंग्रेज हमारी शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं होते। ठीक, तो त्याग पत्र देने के बाद क्या होता है, लेकिन ये मुस्लिम लीग अपनी ही चाल चलती रहती है। सुनना, मुस्लिम लीग का मुक्ति दिवस, पाकिस्तान प्रस्ताव, यहीं से होता है स्टार्ट। पाकिस्तान प्रस्ताव कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा त्याग पत्र दिए जाने से मुस्लिम लीग अत्यधिक प्रसन्न हुई। 22 सितंबर 1939 ईस्वी को लीग ने संपूर्ण भारत में मुक्ति दिवस मनाया कि कांग्रेस से भारत आजाद हो गया। पूरे भारत में उसने मुक्ति दिवस मनाया। तो ये पूछा जाता है मुक्ति दिवस कब मनाया गया, तो कब मनाया गया? 22 सितंबर 1939। लीग ने द्विराष्ट्रीय राष्ट्रवाद के सिद्धांत का प्रचार किया और मुस्लिम जन सामान्य तथा ब्रिटिश शासकों को यह विश्वास दिलाने का भरसक प्रयास किया कि अल्पसंख्यक मुसलमानों को बहुसंख्यक हिंदुओं से भारी खतरा था। मार्च 1940 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव पास किया, जिसमें स्वतंत्र एवं प्रभुत्व संपन्न पाकिस्तान की मांग रखी गई। तो कब द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का प्रस्ताव पारित किया गया? 1940। कहां पर? लाहौर अधिवेशन में। पाकिस्तान प्रस्ताव के बाद भारत का राजनीतिक दृश्य पर्याप्त जटिल हो गया। अब यह संघर्ष भारतीय बनाम ब्रिटिश के स्थान पर कांग्रेस, मुस्लिम लीग और ब्रिटिश शासन, इन 3 धुरियों के बीच का संघर्ष बन गया। जहां पहले सिर्फ 2 धुरियों का संघर्ष था, अब 3 धुरियों का संघर्ष बन गया और अंग्रेजों के लिए आसान हो गया भारत पर अपने शासन को बनाए रखने का। कारण भी मिल गया अब उनके पास, अब उनको कारण भी मिल गया कि भारत में अपना शासन बनाए रख सके। वो कह सकते थे कि जब तक तुम्हारे बीच में सुलह नहीं होगी तब तक हम तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। तो यही होता भी है, यही होता भी है। ये मुस्लिम लीग, मोहम्मद अली जिन्ना, अब आप आज ही देख लो कौन कितना खुश है, कौन कितना खुश है। अब आप खुद ही देख लो कि किसके देश में खुशहाली है, किसके देश में बदहाली है, कौन सा मुसलमान ज्यादा खुश है, कौन सा मुसलमान ज्यादा नाखुश है, खुद ही देख लो। आज हमें 77 साल हो गए हैं, 77 क्या 78 साल हो गए हमें आजाद हुए। देख सकते हो आप कौन कितना खुश है, कौन कितना आबाद है, सबको ही पता है। अब बताने की तो जरूरत है ही नहीं कि किसके अंदर क्या सामर्थ्य है, कौन कितना आगे गया, किसने अलग अपने आप को अलग करके क्या पाया, सबको ही पता चल गया। बताने की जरूरत तो है ही नहीं। ठीक है, आगे सुनो। व्यक्तिगत सत्याग्रह, फिर गांधी जी अपना व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ करते हैं।
8 अगस्त 1940 ईस्वी को लॉर्ड लिनथिंगो ने अगस्त प्रस्ताव द्वारा मुसलमानों को आश्वासन दिया कि ब्रिटेन और भारत के बीच किसी भी समझौते की स्थिति में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का भी पूर्ण ध्यान रखा जाएगा। अगस्त प्रस्ताव कांग्रेस की पूर्ण स्वराज की मांग को पूरा नहीं करना था। अंततः कांग्रेस कार्य समिति ने इसे अस्वीकार कर दिया। 27 सितंबर 1940 ईस्वी को गांधी जी ने वायसराय से भेंट की, किंतु कोई परिणाम नहीं निकला। अंततः ब्रिटिश सरकार ने भारत संबंधी दृष्टिकोण के प्रति अपना विरोध प्रकट करने तथा विश्व का ध्यान भारतीय स्वाधीनता संग्राम की ओर आकर्षित करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ करने का निश्चय कर लिया। इस सत्याग्रह को सीमित रखा गया क्योंकि गांधी जी युद्ध में उलझे ब्रिटेन को संकट में नहीं डालना चाहते थे। 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को विनोबा भावे को पहला सत्याग्रही नियुक्त करके गांधी जी ने इस आंदोलन को प्रारंभ करने की घोषणा कर दी। यह सत्याग्रह अक्टूबर 1940 से जनवरी 1942 तक चलता रहा। ये इतना लंबा चला है। क्रिप्स मिशन, ये अब क्या है क्रिप्स मिशन समझते हैं। युद्ध में मित्र राष्ट्रों की स्थिति गंभीर होती जा रही थी। ब्रिटेन के अमेरिका और चीन जैसे मित्र राष्ट्र उस पर भारतीयों की स्वाधीनता की मांग को स्वीकार कर लेने का दबाव डाल रहे थे। इस समय ब्रिटेन में एक सर्वदलीय सरकार सत्ता में थी। इनमें सम्मिलित लेबर पार्टी के सदस्यों का भारत के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण था, किंतु प्रधानमंत्री चर्चिल कट्टर साम्राज्यवादी थे। उनका विचार था कि उन्हें सम्राट का सर्वोच्च मंत्री इसलिए नहीं नियुक्त किया गया था कि वे ब्रिटिश साम्राज्य के टुकड़े टुकड़े कर दें। अंततः चर्चिल ने गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौता वार्ता करने तथा युद्ध संबंधी प्रयासों में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए मार्च 1942 ईस्वी में हाउस ऑफ कॉमन्स के नेता सर स्टूवर्ट क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भारत भेजा। कांग्रेस ने क्रिप्स के साथ वार्ता में इस बात पर बल दिया कि यदि ब्रिटिश शासन दूरी शक्तियों से भारत की रक्षा के लिए कांग्रेस का समर्थन चाहता है तो वायसराय को सबसे पहले अपनी कार्यकारी परिषद में रक्षा सदस्य के रूप में किसी भारतीय को नियुक्त करना चाहिए। इसी विषय पर बातचीत विफल हो गई। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव को असफल हो रहे बैंक का एक उत्तर तिथि चेक बताकर उनकी कटु आलोचना की। तो ये थे, इस तरह से ये सारी चीजें होती हैं। मतलब अंग्रेज भारत को किसी भी हालत में छोड़ने के लिए तैयार नहीं। और मुस्लिम लीग ने अपनी चिंगारी जलाकर इस समस्या को और जटिल बना दिया। ये मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी चाहत के लिए, अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति के लिए इस भारत के दो टुकड़े कर दिए। और आज क्या हो रहा है सबको पता है। उसकी औकात कुछ नहीं है इस देश की आज के टाइम पे। अमेरिका का पपलू बन गया पाकिस्तान, और अमेरिका की चापलूसी करते करते कहां पहुंच गया है आज देखा जा सकता है। अगर क्योंकि जो पाकिस्तान बना ना वो सिद्धांत विहीन रास्ते पे बना है, उसका कोई सिद्धांत ही नहीं था। और जो सिद्धांत विहीन बनेगा उसकी क्या हैसियत होगी ये आप सबसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं जान सकता। सिद्धांत होने चाहिए एक देश के, और हमने जैसे सिद्धांत माने, हमने लोकतंत्र को अपना सिद्धांत माना है, हमने समानता को अपना सिद्धांत माना है, स्वतंत्रता को अपना सिद्धांत माना है, न्याय को अपना सिद्धांत माना है और धर्मनिरपेक्षता को अपना सिद्धांत माना है। हमारा देश इन पांचों सिद्धांतों का बहुत अच्छे से अनुसरण करता है। ये हमारे राजनीतिक सिद्धांत है और इनका कोई राजनीतिक सिद्धांत ही नहीं। इसीलिए तो भारत आज टिका हुआ है ना, इसीलिए टिका हुआ है। आज 78 साल हो गए हमें आजाद हुए, फिर भी हमारे देश में एक बार भी सैनिक शासन नहीं लागू हुआ। और वहां तो हमेशा सैनिक शासक ही निर्धारित करता है कि वहां का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो अब भैया समझ रहे बात। तो ये अंतर है भारत और पाकिस्तान में। भारत और पाकिस्तान में मूल अंतर यही है। वहां की सरकार नहीं करती क्या, मतलब वहां की सरकार माने कुछ नहीं। वहां की सरकार वहां की सेना है। सेना जिसे अब चाहे उसे प्रधानमंत्री बना दे, उसे राष्ट्रपति बना दे, या तो वो बन जाएंगे।
वो खुद ही बन जाते हैं या किसी को अपना पपलू बना के बिठा देते हैं और उससे देश चलवाते हैं अपने इशारों पर। तो ये है पाकिस्तान की स्थिति। तो आपने समझा, ये सारी चीजें समझी। तो अब हम अगली क्लास में समझेंगे भारत छोड़ो आंदोलन और उसके बाद भारत की आजादी और गांधी जी की मृत्यु। इसी के साथ आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।